हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ टॉप जीके जीएस प्रश्नों का कलेक्शन और जानेंगे आसान भाषा में विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नीचे दिए गए क्लोन का उस वर्ग के जीव से मिलान करें। तो क्लोन का जीव से मिलान करना है। क्लोन का मतलब क्या होता है कि एक कोशिका या फिर जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया ही क्या है, क्लोन के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं, और ए में है क्या, नोआ, जो कि क्लोन है, लेकिन किसका क्लोन है, किस जीव का? तो ये है भारतीय जंगली बैल का। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। वहीं दूसरा है बी में सी। तो जो सी है ये किसका है, किस जीव का क्लोन? तो ये है सी जो है किट्टन का है। देखिए यहाँ पर किट्टन गायब कर दिया गया। हाँ है ऑप्शन 1 में है, तो सी हो जाएगा किट्टन। सी में है डॉली। तो डॉली किस जीव की क्लोन है? ये है भेड़ का। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा इसका, डॉली का। वहीं बात करेंगे क्यू मोलिना, जो कि ऑप्शन डी है, ये हो जाएगा माउस से संबंधित। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, तो क्लोन का जीव से मिलान कर गए। चूँकि जो भारतीय जंगली बैल है उसी का एक प्रजाति समझ लीजिए, कौन, नोआ। और सीसी का प्रजाति कौन हो गया, किट्टन। डॉली जो है किसका प्रजाति हो गया, भेड़ का। क्यूमिलीना हो गया, जो हो गया प्रजाति माउस का। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसीलिए ऐसा लाया गया है। चलिए, माउस यानी कि कंप्यूटर वाला माउस नहीं जी, चूहा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया गया है, जैसे कि किट्टन भी अंग्रेजी वर्ड ही है। तो बस ये ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा होगा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, CH3PO4 के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं एक अणु में? कुल 13 परमाणु होते हैं। तो कहाँ है 13? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कि रासायनिक सूत्र, ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये भी तो पूछ सकता है। या फिर पूछ देगा कि कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये जो दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है CA3PO4 और इसके एक अणु में कुल 13 परमाणु उपस्थित होते हैं। वहीं बात करें कैल्शियम फॉस्फेट को ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी इसे कहा जाता है। वहीं बात करेंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट का जो प्रयोग होता है तो किस में होता है, खास करके हड्डी का विकास के लिए। हड्डी का विकास के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और मनुष्य के शरीर में कैल्शियम 2% की मात्रा में होती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मनुष्य में कितने, शरीर में कितने % की मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है 2% की मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। वहीं जैसे कि बात आई है मनुष्य के, तो मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर में क्या होता है, निम्न तत्व पाया जाता है। उसका क्या जानेंगे, क्रम के रूप में देख लेते हैं कि किस तरह से पाया जाता है। चूँकि BPSC 17वीं और क्या कहता है, रेलवे में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाँ उसके बाद क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, नहीं फास्फोरस होगा, उसके बाद आ जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम, फिर सल्फर,
फिर सोडियम। तो इस तरह से क्रम ध्यान में आप लोग रख सकते हो। वहीं मनुष्य के शरीर में की बात जब आई है तो सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। और ये सब सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है साइंस के प्रश्नों में से। और डेली का सेशन देखते होंगे आप लोग कि ज़्यादातर आपका साइंस के प्रश्न से ही शुरुआत होता है, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और इसमें आपके सारे विषय का जीके जीएस शामिल किया गया है। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? हमसे न्यूनतम संभव इकाई पूछा गया, ये ध्यान देना है। तो ये होती है अणु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और बात करेंगे अणु से, तो देखिए होता क्या है कि कथन के रूप में आपको दे देगा कि इसमें से कौन सा अणु के बारे में सही है या फिर परमाणु के बारे में, और यही दोनों के बीच में अंतर पूछा भी जाता है। तो क्यों ना एक तरफ अणु और परमाणु के बारे में अंतर जान लेते हैं, अणु और परमाणु का अंतर जान लेते हैं। तो पहला नंबर पे अगर बात करें इसका गुण का, तो ये क्या है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण है। कौन? यौगिक का सूक्ष्मतम कण हो जाएगा कौन? अणु। वहीं परमाणु की अगर बात कर ले तो ये तत्व का सूक्ष्मतम कण हो जाएगा। तो देखिए कितना बारीकी से प्रश्न देता है और गलत भी होने का चांस रहता है। जब तत्व का पूछेगा तो परमाणु, लेकिन यौगिक का जब पूछेगा तो ये अणु। वहीं अगर इसमें दूसरा पॉइंट जान सकते हैं क्या, कि जो अणु होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो दोनों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। वही बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग नहीं लेता है, गलती से निकल गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग पूछ देगा कि इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तब कौन हो जाएगा? अणु हो जाएगा। लेकिन जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में तब क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। और अणु शब्द किसने दिए थे ये भी पूछा जाता है कि अणु शब्द किसने दिए थे, तो एवोगाड्रो ने। क्या हो रहा है, ये बार बार डिस्टरबेंस कर रहा है, रुक जाइए, फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। एवोगाड्रो ने दिया था क्या? अणु शब्द। लेकिन वही परमाणु शब्द की अगर बात आएगी तो परमाणु शब्द है जो डेमोक्रिटस ने दिया था। किसने? तो डेमोक्रिटस ने। आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर। मानव शरीर में पित्त रस का स्रवण कहाँ होता है, ये पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो स्रवण होता है ये यकृत से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और भी जानेंगे इससे संबंधित पॉइंट। तो पहली बात कि पित्त जो है एक पीला हरा पानी जैसा तरल पदार्थ है। कैसा? पीला हरा पानी जैसा क्या है? तरल पदार्थ है। छोटा से छोटा आपको पॉइंट बेसिक रूप से बताने की कोशिश करते हैं और जो इम्पोर्टेंट बिंदु होता है वो भी आपको बताते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में प्रश्न छूटे नहीं। वहीं बात कर लें, जो ये पित्त का ऐसा रंग होता है वो किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। बिलीवर्डिन के कारण होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखा कीजिए, सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट में आएंगे, मिलेंगे आपको। वहीं जो पित्त रस है मानव शरीर का पित्ताशय में एकत्र होता है, जिसको गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। तो ये एकत्रित कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। पित्त रस है जो वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अगर मानव पित्त का पीएच मान पूछ दे तो लगभग पीएच मान पित्त रस का कितना होता है? 7.7 के लगभग के होता है।
तो ये सब, और वही पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो एक पॉइंट ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम क्या होता है? नहीं होता है। और आप लोग नोट डाउन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, आप ही को रिवीजन में काम देगा। बढ़ेंगे आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। आपको रेगुलर सेशन करवाया जा रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का। कौन नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो किसके बारे में पूछा गया है? दामोदर नदी के बारे में। तो ब्राकर, बोकारो, कोनार या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सारी नदियां हैं जो दामोदर नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत ही आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इससे संबंधित कुछ जानते हैं पॉइंट। बात करें कि एक नदी और ध्यान रख सकते हैं सहायक में, हो सके एग्जाम्पल में वो भी रहे। कौन सा? जमुनिया नदी। जमुनिया नदी ये भी दामोदर नदी की ही सहायक नदी है। वहीं बात करें अगर दामोदर नदी का उद्गम का, तो उद्गम कहाँ? यही सब तो नदी से पूछ लिया जाता है कि उद्गम क्या है, इसका सहायक कौन है, इसको क्या कहा जाता है। तो छोटा छोटा पॉइंट ही तो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो ये है छोटा से देखिए, छोटा आ गया, छोटा नागपुर पठार में। कहाँ? तो झारखंड के पलामू जिला में। झारखंड के कौन जिला में? तो पलामू जिला में इसका क्या है? उद्गम है। किसका? दामोदर नदी का। और दामोदर नदी है जो हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तो हम लोग जाने कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, लेकिन ये किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? तो दामोदर नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक। वहीं बात करें दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल को शोक कहा जाता है। जिस तरह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। उसी तरह दामोदर नदी को कहा जाता है क्या? बंगाल का शोक। तो ये पॉइंट भी पूछता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कराए जाते हैं। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा 6ठा नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है पूछा गया है। तो जो इसमें से नहीं है तो देखते हैं पहले कौन कौन सा है। तो नीलगिरी है, अगस्त्यमलाई है, पंचमढ़ी भी है, लेकिन जो क्या है नल्ला माला, ये है जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं आगे जानेंगे इसमें और क्या, जैसे कुछ जो जैव मंडल रिजर्व है और उसका राज्य पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं, पहले जो आपको बताया गया है बहुत बार वो नहीं बताया जाएगा, लेकिन रिवीजन आ गया तो करवा ही देते हैं। जैसे कि नीलगिरी, तो ये राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से संबंधित है। ठीक। उसी तरह अगस्त्यमलाई की अगर बात कर ले तो ये भी कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से ही। ठीक। वहीं बात करेंगे पंचमढ़ी का, तो पंचमढ़ी कहाँ? तो एमपी का। और जो रिजर्व था वो ही बताया गया। कुछ का और ध्यान रख सकते, जैसे पूछा जाता है नोकरेक का, कि नोकरेक कहाँ है? तो ये कहाँ है? मेघालय में। ठीक। और जो बार बार रिपीट हुआ है ये उनमें से एक नाम है जो आपको बताया जाता है, सिमलीपाल। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये है उड़ीसा में। ठीक। और क्या पूछ लिया जाता है जो काफ़ी बार पूछा गया है? कच्छ का रण। ये सब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व। तो कच्छ का रण क्या हो जाएगा? गुजरात में। और एक दो आप लोग खुद से भी ऐड कर लीजिएगा जब नोट तैयार कीजिएगा। तो
ऐसे तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता ही दे रहे हैं। मानस की अगर बात करें तो ये असम में, सुंदरबन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, उसी तरह देवांग का बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। कोमोरोस द्वीपीय देश है, यह किस महासागर में है? कौन सा पूछा गया है? रोस, तो ये जो है हिंद महासागर में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें, कोमोरोस देश है जो अफ्रीका महादेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं इस तरह से कि अफ्रीका महादेश में, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है छोटा से बड़ा पॉइंट, तो आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। अफ्रीका महादेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तीसरा सबसे छोटा देश है। कौन? तो कोमोरोस, ये याद रखना है आपको, छोटा देश है। और कोमोरोस में 4 बड़ा द्वीप और अनेक छोटे छोटे द्वीप भी हैं। अगर कोमोरोस की राजधानी की बात कर ले कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी ध्यान रख सकते हैं मोरोनी। कौन? तो मोरोनी। वहीं अगर पूछ ले कि इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा, तो मुद्रा है कोमोरियन फ्रैंक। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। और अब रटाया क्वेश्चन पूछना बंद हो गया है, अब आपको फैक्ट एकदम डिटेल से पढ़ा हुआ रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए आपको डिटेल में ही बताया जाता है, जितना हो सकता है हम पूरा कोशिश करते ही हैं आप लोग को एकदम पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हुए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? आपको हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, तो आज भी आया है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं इसमें कुछ नया। तो मैक्सिको देश में, कहाँ है मैक्सिको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें क्या पॉइंट जान सकते हैं? तो मैक्सिको में तो जान गए कि झूम खेती कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और यही अगर पूछ ले कि क्या कहता है, कुछ देश का जो पूछता है कि उसमें किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपसे अगर पूछ ले कि श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है झूम खेती कृषि को, तो वहाँ जाना जाता है चेना के नाम से। किस नाम से? चेना के नाम से। और म्यांमार में भी पूछा जाता है, तो म्यांमार की बात आएगी तो यहाँ जाना जाता है तुंगे रूप से, तुंगे नाम से। ठीक। और फिलीपींस की बात कर लेते हैं, फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है? तो फिलीपींस में जाना जाता है काई नीन के नाम से। इसको एक तर जान के आप लोग को लिखवा दे रहे हैं ताकि अलग अलग आपको परेशान ना होना पड़े, एक ही जगह जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लिया। वहीं ब्राज़ील में कहेगा तो रोका। ठीक। तो ये सब ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 9वां नंबर प्रश्न। देख ही रहे हैं आपको सारे विषय के प्रश्न मिल रहे हैं और आगे ऐसे ही सेशन रेगुलर मिलते रहेंगे। क्वाड समूह में कौन सा देश समूह आता है? क्वाड समूह में 4 देश आता है, ये तो पता है, लेकिन कौन कौन सा आता है ये हमें देखना है। तो उसमें आता है कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो कहाँ है? देखिए चारों में भारत तो है, इसमें अमेरिका है, और कहाँ अमेरिका दिख रहा है? यहाँ। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। अगर क्वाड का पूर्ण रूप पूछ दे तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका पूछा जाता है क्वाड का पूर्ण रूप। वहीं बात कर लेंगे अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 10वां नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार की अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? तो देख लीजिए, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना
इसका संबंध जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र से है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, और आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान ज़्यादा दें। वहीं बात कर लेंगे जब यहाँ बस ये ध्यान रखिए कि आर्द्र भूमि और आर्द्र भूमि कब आता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो कि परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और आगे भी मिलने की संभावना है। वहीं बात करें तो क्या कहता है, सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग, सितंबर 2024 के अनुसार भारत में जो है रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है। भारत में रामसर साइट की संख्या की अगर बात कर लें तो वो हो चुकी है 85। तो इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आज के 11वें नंबर प्रश्न की ओर। और हाँ, एक द 10 मिनट शो भी लाया गया है, उसमें आपको एक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो आपको 10 मिनट के अंदर करवाया जाता है। तो आप लोग उस सेशन को भी अटेंड किया कीजिए। सिर्फ 10 मिनट का ही वीडियो होता है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अभी उसमें मुगल वंश चल रहा है, बारी बारी से सारे को कवर कराया जा रहा है। बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें क्या होता है, तो बंद का मतलब ही क्या हो गया। इसमें तो आप देख के ही आंसर मार सकते हैं कि ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि ना तो किसी देश को कोई वस्तु या सेवा का निर्यात करता है और ना ही किसी देश से आयात करता है। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में। और बंद अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं समझा जाना चाहिए। तो बस इसमें ये ध्यान रखिए कि ये होता क्या है। जहाँ लगता है कि इसमें और आपको जानकारी लिखवाना है, वहाँ हम खुद लिखवाते हैं। बढ़ेंगे आज के 12वें नंबर प्रश्न की ओर। स्माइल योजना किसके कल्याण के लिए है। तो स्माइल मतलब होता ही है क्या, मुस्कुराना। तो मुस्कुराना यानी किसी का कल्याण होगा ही। तो देखते हैं ये स्माइल योजना किसके लिए चलाया गया है, किसके कल्याण के लिए। तो ये ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी चलाया गया है और भीख मांगने वाले लोगों के लिए भी चलाया गया। तो यानी कि दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, यही दोनों के कल्याण के लिए स्माइल योजना चलाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी पूछ सकता है। स्माइल योजना की जो शुरुआत हुई थी 12 फरवरी 2022 को ही की गई थी। और इस योजना का संबंधित जो है, मतलब इसका संबंध किस मंत्रालय से है, ये भी पूछ सकता है। तो सामाजिक न्याय और किस मंत्रालय से, अधिकारिता मंत्रालय से। अधिकारिता मंत्रालय से इसका संबंध है, किसका, स्माइल योजना का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 13वां नंबर प्रश्न। और अब आ गया पॉलिटी का प्रश्न। 13वें नंबर में क्या है देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो हमसे उच्चतम न्यायालय का पूछा गया है। तो ये जो हैं 65 वर्ष तक की आयु के लिए रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, और काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न भी है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो होता है अपनी नियुक्ति से कितना वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है, तब हो जाएगा 62 वर्ष तक की आयु। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश पद की अवधि नियुक्ति से पूछेगा तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, और उच्च न्यायालय का अगर कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति से पूछेगा, उच्च न्यायालय का जब बात आएगा, इस तरह से लिख देते हैं, उच्च न्यायालय का जब बात आएगा तो अपनी नियुक्ति से 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा।
और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, यानी कि इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं नोट डाउन करके कि उच्चतम न्यायालय और कौन सा, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए बताया जा रहा है कि इसके जो न्यायाधीशों की क्या होती है, नियुक्ति होती है, वो कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर होती है और ये प्रणाली ही हमसे पूछा जाता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 14 नंबर प्रश्न। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सॉल्यूशन अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ सेशन से संबंधित आपका सुझाव कमेंट हो तो ज़रूर अपना सुझाव रखें। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था? तो यहाँ स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है और वो भी स्वास्थ्य मंत्री, तो कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर यही प्रश्न जब रहता कि क्या कहता, अंतरिम सरकार के समय स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था, तब हो जाएगा गजनाफर अली खां। लेकिन ये स्वतंत्र भारत में पूछा गया, तो राजकुमारी अमृत कौर 1947 से लेकर 1957 तक इस पद पर रही थी। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में शिक्षा पूरी करने के बाद ये भारत लौट आई थी 1918 में। तो बस इसमें ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे क्या है, जो कि होगा हमारा 15 नंबर प्रश्न। पंद्रह नंबर प्रश्न में क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान के किस राज्य पर प्रभावी नहीं है? हमसे यही पूछा गया है कि किस राज्य पर प्रभावी नहीं है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, या फिर क्या दिया हुआ है, सभी। तो देखेंगे कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये ध्यान रखना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार और किस अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, मतलब शामिल राज्य जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि लागू क्या नहीं होगा। वहीं बात करें अगर नागरिकता का, तो भाग 2 से संबंधित है। अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का भी अधिकार है। और भारतीय संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था, जिसमें कि कई बार संशोधन हो चुका है। तो ये सब तो आपको हम पहले भी नोट डाउन करवा चुके हैं। आएंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान के आरंभ में भारत का राज्य क्षेत्र कुल कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 4 श्रेणियों में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो ये 4 श्रेणी की अगर बात कर लें तो जैसे में क्या, भाग क, भाग ख, भाग ख, और क्या हो जाएगा, भाग, ये आपको चारों श्रेणी बताया जा रहा है, भाग ग एवं भाग घ के राज्यों में क्या किया गया था, 4 श्रेणी में विभक्त किया गया था। भाग के श्रेणी में 9, अगर इसमें लिखना चाहते हैं कि इसमें क्या था, तो भाग क के श्रेणी में थे 9 राज्य, भाग ख के श्रेणी में थे कितना, 9 राज्य, भाग ग के श्रेणी में भी, भाग ग के श्रेणी में थे 10 राज्य और भाग घ के श्रेणी में सिर्फ 1 राज्य। तो ये छोटा बिंदु को भी ध्यान में रखना है, जो कि आपके लिए बड़ा हो सकता है एग्जाम में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न।
किस भारतीय नेता को भारत में असंतोष का जनक कहा गया था? ये हमसे पूछा गया है कि असंतोष का जनक किसे कहा गया था, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो ये जो कहा गया था, किनको कहा गया था? बीजी तिलक जी को। तो कहाँ है बीजी तिलक जी? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को ही कहा गया था क्या? भारत में असंतोष का जनक। लेकिन ये कहा किसने था? ये भी पूछा जाता है कि ये बात इनको कहा किसने था। तो ये कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। तो उसका नाम भी ध्यान रख सकते हैं क्या? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर जी को क्या? और बाकी बाल गंगाधर तिलक से अगर बात आती है तो हम आपको बहुत सारा पॉइंट इनसे रिलेटेड जो है आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं ऐसे। और एक वेलेंटाइन सिरोल का एक पुस्तक है, यहाँ पे आया है इसका बात। तो कौन सा पुस्तक जो पूछा गया है? तो इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, ठीक। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो मराठा समाचार पत्र, केसरी समाचार पत्र, ये सब से संबंधित कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे। अब आ जाइए 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष का है? और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये है कब? ईस्वी क्या हो जाएगा? 1854। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय शिक्षा का क्या होता है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि शिक्षा से संबंधित था। ठीक, तो इसमें बस ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 19वां नंबर। लेकिन उस पे जाने से पहले जो डेली आप लोग का कार्यक्रम है वो कि आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर बताना है, और वो ज़रूरी भी है रिवीजन के पर्पस से। पहला प्रश्न है आज का आपके लिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, और आपको डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है आज का आपके लिए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? और रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे लोग जवाब दें, जो भी वीडियो को पूरा देखते हैं उनको ही रिवीजन में आसानी होगा। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है, ये आपको बताना है। और इसके पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था सबरीमाला मंदिर किस राज्य में, तो केरल में। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था मक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, तो ध्यान रख लेना। ये हो गया हमारा प्रश्न आंसर। अब बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की ओर। पाबना विद्रोह ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था भारत के बंगाल क्षेत्र में। तो ऑप्शन ये हो गया इसका राइट आंसर। इसका वर्ष भी पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? 1873 से 76 में हुआ था क्या? पाबना विद्रोह। और ये किस चीज़ का विद्रोह था? तो ये जमींदारों के इस तरह से लिख सकते हैं कि जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। किसानों का विद्रोह था। कौन सा? पाबना विद्रोह, जो कि बंगाल में क्षेत्र में हुआ था। और ये पाबना क्षेत्र है जो वर्तमान में बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। और इस विद्रोह का अगर मुख्य नेतृत्वकर्ता पूछ ले तो ये भी तो ध्यान रखना जरूरी है कि किसने नेतृत्व किया था। तो ईशान चंद्र राय और कौन थे? शंभूपाल। ये दोनों महत्वपूर्ण मुख्य नेता थे इसके।
किसके? पाबना विद्रोह के। चलिए बढ़ेंगे आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा। देख लीजिए, कलेक्शन तो 20 ही लाया जाता है, लेकिन कितने सारे सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं। समझिए, आपको एक दिन में 80 प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस वंश के साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये थे दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। वहीं बात करेंगे अगर चोल वंश का, तो इसका संस्थापक कौन था? विजयालय। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है काफ़ी बार, तो जान लेते हैं कौन हो जाएगा? विजयालय। और बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक पूछेगा तब क्या हो जाएगा? बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक की बात अगर करेंगे तब जय सिंह। तो हर रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। वही पांड्य वंश का संस्थापक पूछ लेगा तो सबका संस्थापक जानना चाहिए। तो इसके थे जात बर्मन कुलशेखर प्रथम। बताइए, इतना बड़ा बड़ा नाम आप लोग को याद रखना होगा, क्या करिएगा? कुलशेखर प्रथम। और जब पल्लव वंश की बात आती है, एक पल्लव वंश का भी पूछा जाता है, तो उसको क्यों छोड़ना? उसका सिंह विष्णु। और ये सब का संस्थापक ही ज़्यादातर पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक। और राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाई थी, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और राष्ट्रकूट वंश का आरंभिक शासकों में जो प्रसिद्ध शासक था वो था ध्रुव। और राष्ट्रकूट वंश का जो अमोध वर्ष था वो जैन धर्म का मानने वाला था। तो सब लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए सुन लीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टॉप प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बताएंगे ज़रूर। थैंक यू।